सर आवाज नाही येते. Hello, sir. You are not audible. हेलो. Sir, you are not audible. From the starting, you are not audible, sir.
No, sir, you are not audible still. Okay, sir.
हेलो। हेलो, जो पार्टिसिपेशन ग्रुप में मीटिंग के लिए ज्वाइन किए हैं, आज का लेक्चर कैंसिल हो गया। सर ने मैसेज में डाला है, सब लोग चेक कर लो। टुडेज मीटिंग इज कैंसल्ड राइट नाउ, वी विल मीट यू टुमारो। चेक मैसेज बॉक्स एवरीवन। Now audible? Mostly audible, I think. Yes, sir, you are audible now. People have left, but okay, let me message them again. Yes. Okay, we will take some time. I just restarted the system. Okay, ठीक है. Join everyone. आप लोग भी कॉल कर दो आपके कुछ पहचान वाले बंदों को. Yes, sir. Okay. एक्चुअली दो आपका भी वॉइस नहीं आ रहा था, मेरा वॉइस भी नहीं जा रहा था, माइक्रोफोन भी काम नहीं कर रहा था और स्पीकर भी काम नहीं कर रहा था. कोई नहीं. Okay, sir. यस यस. ओके लेट्स स्टार्ट. बेसिक से वैसे भी ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो, हमने पाइथन किया, उसके बाद थोड़ा सा डेटा विजुअलाइजेशन देखा, पांडास देखा, मैटप्लोट्लिब देखा, सीबॉन देखा. एक्सेल भी आप लोगों का हो गया है, सीक्वल भी आप लोगों का हो गया है. सो वी विल स्टार्ट विथ मशीन लर्निंग नाउ. सो मशीन लर्निंग जो है बहुत ही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है. इफ यू सी प्रॉपरली, मशीन लर्निंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन माई ओपिनियन. अगर आप देखो ध्यान से तो मशीन लर्निंग समझना इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, पाइथन कुछ भी नहीं था, पाइथन एबीसीडी था. ठीक है, मशीन लर्निंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ट्राई टू बी अटेंटिव, बी रेगुलर इन लाइव लेक्चर एज वेल एज एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग भी देखो. ठीक है, उसके अलावा मैं आपको जो एक लिंक दूंगा, जैसे 10 एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले, आप मैं कुछ प्रेजेंट कर रहा था, अभी प्रेजेंट इट अगेन. जैसे कि आपको 10 एल्गोरिथम्स है, तो 10 के 10 एल्गोरिथम्स हम कवर करेंगे. हर एल्गोरिथम खत्म होने के बाद मैं आपको एक लिंक दूंगा और उस लिंक से आपको एक बार रिवाइज करना है उसको. ठीक है, ताकि और अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाए. ठीक है, ओके. इसको इसमें ज्यादा भी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा डीप डाइव करोगे तो 6 महीने लग जाएंगे आपको मशीन लर्निंग करने के लिए. अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाओगे तो मशीन लर्निंग विल टेक केयर 6 to 7 months ओनली मशीन लर्निंग. ठीक है, सो हमको बहुत कुछ आगे पढ़ना है. वी हैव टू सी डीप लर्निंग, एनएलपी, जनरेटिव है, एजेंटिक है, प्रोजेक्ट देखना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है. वी हैव लॉट ऑफ स्टफ. तो एक लिमिट तक ही उसके अंदर जाओ. ठीक है, ओके. मशीन लर्निंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है सुपरवाइज्ड, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड और तीसरा है रीएनफोर्स्ड. ओके, इसमें सबसे ज्यादा फोकस होता है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के ऊपर. ठीक है, ओके.
सो हम लोग, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया बट वॉइस ऑडिबल नहीं था, हमारे पास 10 एल्गोरिथम्स है। लीनियर है, लॉजिस्टिक है, डिसिजन ट्री है, एसवीएम है, नेव बेस है, केएनएन है, के मींस क्लस्टरिंग है, रैंडम फॉरेस्ट है, पीसीए और एक्सजीबूस्ट। हाँ, तो हर एक का एक इम्पोर्टेंस है, हर एक का कुछ यूज है, कुछ स्पेशलिटी है। जैसे डायमेंशन रिड्यूस करना तो पीसीए एक टेक्निक है जिससे हम करते हैं। इसमें कुछ अनसुपरवाइज्ड है, कुछ सुपरवाइज्ड है, ठीक है। हम सबसे पहले सुपरवाइज देखते हैं, सुपरवाइज होता क्या है। देखो, मैं एक अच्छे एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज सुपरवाइज, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन? Supervised learning algorithms are trained using labeled data, which means the input data is tagged with the correct output. The goal of these algorithms is to learn a mapping from inputs to output, making it possible to predict the output for new data. Common supervised learning algorithms include linear regression, logistic regression. वो हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। linear regression, logistic regression, decision tree, random forest, SVM, neural networks हम we will study not now. इन डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक। ओके, सर ये सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट है ना? यस एग्जैक्ट। मतलब पूरा मशीन लर्निंग इन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ओके हाँ, इन दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि कुछ जैसे 10 एल्गोरिथम्स देखे, जैसे कि के एन एन की बात करें जो कि के नियरेस्ट नेबर है, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। बट इफ यू सी के मीन्स क्लस्टरिंग, सो वो अनसुपरवाइज्ड है। इस तरह से मोस्टली जो है लगभग 7 एल्गोरिथम इसमें से सुपरवाइज्ड है, 2-3 ही अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। अभी सबसे बेसिक जो एल्गोरिथम, सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम बेसिक, सबसे बेसिक जिस जो स्टार्टिंग पॉइंट है मशीन लर्निंग का और सबसे ज्यादा लेंदी है, वो है लीनियर रिग्रेशन। अभी हमें समझने की जरूरत है, यहाँ पे स्टार्ट करना यहाँ से होता है कि इसमें लीनियर क्यों लिखा है, इसमें रिग्रेशन क्यों लिखा है, इसमें लॉजिस्टिक क्यों लिखा है, इसमें रिग्रेशन क्यों लिखा है, क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है। स्टार्ट वहां से होता है। इसमें आपको कोडिंग का पार्ट नहीं पूछते इंटरव्यू में, दे ओनली आस्क यू थ्योरेटिकल, ठीक है। सो हमारा अप्रोच ये रहेगा, पहले हम थ्योरेटिकल देखेंगे, बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसको बिल्ड करके इवेल्युएट करके देखेंगे, ठीक है। सो डिसिजन ट्रीज जो है सुपरवाइज्ड है। रैंडम फॉरेस्ट मतलब देखो, ट्री मतलब जैसे समझने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रैंडम क्यों यूज किया है हमने यहाँ पे, रैंडम फॉरेस्ट में रैंडम क्यों होता है लिखा हुआ, फॉरेस्ट क्यों यूज किया है, क्या रीजन है फॉरेस्ट, क्योंकि मल्टीपल डिसिजन ट्रीज यूज करके हम रैंडम फॉरेस्ट बनाते हैं, वो बताया, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का है, फिर रिग्रेशन क्यों लिखा है, तो उसके बैकएंड में कुछ रीजंस है, वी विल सी दैट आल्सो, इसलिए यूज करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। स्टार्टिंग होता है इसका लीनियर रिग्रेशन से, ठीक है। सबसे पहले सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड में लेबल डेटा होता है, लेबल मतलब टारगेट कॉलम होता है, इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं, डिपेंडेंट कॉलम होते हैं। इंडिपेंडेंट कॉलम जो जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, और सारे के सारे डिपेंडेंट कॉलम को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो टारगेट कॉलम होता है। मतलब क्या है इसका, क्लासिकल केस बताता हूँ इसका। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन आपने सुना होगा, ऐसे एमएल एल्गोरिथम्स होते हैं जो हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं कि इस घर का प्राइस, इस प्रॉपर्टी के प्राइस, इस हाउस की प्राइस कितनी होनी चाहिए, राइट। सो आप बताओ मुझको, जो हाउस का जो प्राइस है ना, वो टारगेट है, वो फाइनल आउटपुट है, राइट। वो हाउस का प्राइस हो गया या कार का प्राइस हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो फाइनल आउटपुट हो गया, इसलिए उसको टारगेट कॉलम हम बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट कॉलम बोलते हैं। और बाकी के जो पैरामीटर्स है या इनपुट्स है, राइट, या फिर टारगेट कॉलम को आउटपुट बोलेंगे, बिकॉज दैट इज आउटपुट, ठीक है। आपको मैं अभी मेरे सिस्टम में होगा शायद, वो मैं रन करके बताता हूँ बाद में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा रन करके, ये एमएल जब खत्म होगा ना, आपको मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा, ठीक है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, दैट आपको रिज्यूम में लगा लेना, ठीक है। फाइनेंस डोमेन का ही है, वहां पे आपको समझेगा कि इतना हमने क्यों किया है। लेकिन मैं आपको पहले ही सिर्फ रन करके बताऊंगा, मैं अंदर का नहीं बताऊंगा, बैकएंड बाद में सिखाने के बाद, ताकि आपको समझे कि हम क्यों कर रहे हैं सब, व्हाई वी आर स्टडिंग दीज ऑल एल्गोरिथम्स, रीजन क्या है उसके पीछे, क्या करना क्या चाहते हैं हम लोग, ठीक है। मैं रेडी करके रखूंगा वो VS कोड में मेरे, आपको कल ही बताऊंगा बस कि कैसे वो हमारा एंड गोल क्या है, ताकि आप बैकएंड समझ सको, ठीक है, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी भी थोड़ी बढ़े इस चीज को लेके। हाउस का जो प्राइस होता है वो कौन से चीजों पे डिपेंड करता है, वेट,
वन सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ ठीक है, ऑन है। हाँ, जैसे कि घर का लोकेशन क्या है, अब लोकेशन मैटर करता है राइट, लोकेशन, घर का लोकेशन क्या है। अगर वो बहुत महंगी इलाके में है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुणे का कंपैरिजन का तो मूशी में है तो रेट कम रहेगा, बानेर में है, विमान नगर में है तो रेट ज्यादा रहेगा उसका, ठीक। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, कितने स्क्वायर फीट का है वो, एरिया कितना ज्यादा है उसका। उसके अलावा एक और फैक्टर आता है, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, ठीक है। उसके अलावा कोई बालकनी वगैरह है क्या उसको, मास्टर बेडरूम्स कितने हैं उसमें, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आप देख सकते हो उसका फ्लोर कौन सा है, आप देखोगे फ्लोर्स के, जैसे जैसे फ्लोर बढ़ता है रेट बढ़ता है, रेट पर स्क्वायर फीट बढ़ते हैं उसके घर के, ठीक है। जैसे हाइट बढ़ता है, जितना ऊपर घर उतना महंगा होता है जनरली वो, ठीक है। एलाइट क्लास थोड़ा सा बोलते हैं उसको, ठीक है। वैसे ही गाड़ी की बात करें तो जो भी लोकेशन था, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, ये जितनी भी चीजें थी हमने देखी, स्क्वायर फीट एरिया, ठीक है, लोकेशन क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, ये सब पैरामीटर्स है, इनपुट्स है, सारे के सारे इनपुट है जो किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक टारगेट कॉलम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि हमारा हाउस का प्राइस। आपको इतना समझा के प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, क्या कर क्या रहे हम लोग यहाँ पे। Yes, sir. Whatever example you explained, understood. But बोलो बोलो। आप सर voice- एक बार फिर से बता दो क्या, क्योंकि उतना समझ नहीं नहीं वो आया। चलेगा, अभी हम लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है सर। पहले एल्गोरिथम में आपको डिफिकल्टी होगी, दूसरे एल्गोरिथम में थोड़ी कम डिफिकल्टी होगी, तीसरे एल्गोरिथम में आपको लगेगा कि वही वही चीजें रिपीट होने लगी है। ठीक जैसे है सर। क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो पहले एल्गोरिथम में बहुत एलियन लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा, लेकिन वही प्रोसेस आपको जो पाइपलाइन, मशीन लर्निंग का पाइपलाइन बोलते हैं, मैं आपको वही बताऊंगा डायग्राम के साथ कैसा पाइपलाइन दिखता है उसका। सो दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड। अभी मतलब हम जो पढ़ रहे हैं दिस आर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, लीनियर रिग्रेशन, ये सब किसके लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। मतलब कुछ प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, कुछ इनपुट्स है, कुछ डेटा है हमारे पास। मतलब डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, डेटा एनालिस्ट जो है वो जो पर्टिकुलर डेटा है उसको ही देख के कुछ आउटपुट बता रहा है, मतलब जो है उसी को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने सीबॉन में देखा फॉर एग्जांपल, जो भी डेटा हमारे पास था, जो भी हमने डेटा क्रिएट किया, वो हमने बस ग्राफ के फॉर्म में थोड़ा अच्छे से देख लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको बस उसको समझना नहीं है, हमको प्रेडिक्ट करना है, वी हैव टू प्रेडिक्ट समथिंग। दिस इज द केसेस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ये सब प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का पार्ट है, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर यूज फॉर प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस आउटकम। रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना, रिग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना। इट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, हमेशा एक होता है, जो कि हाउस का प्राइस हो गया। वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब बाकी के पैरामीटर जो हाउस के प्राइस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोकेशन, एरिया, जो भी है बाकी की चीजें, ठीक है। सर सर ये मशीन लर्निंग क्या है, आप बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है। आप जो एल्गोरिदम बता रहे हैं तो हमारा जो फ्लो चार्ट होता है उसके जैसा लग रहा है, मतलब हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या हमें लगने वाला है ये। लेकिन ये मशीन लर्निंग कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। समझा नहीं मुझे, आप थोड़ा सा बताना। मशीन लर्निंग क्यों पढ़ना है सर, इसका यूज क्या है? जैसे पाइथन हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो मशीन लर्निंग का फिर यूज क्या है? देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको प्रिडिक्शन करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज होता है, ठीक है। अभी आप बताओ आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि आपको बहुत सारे आपको किसी हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे उसको, दूसरा कोई टेक्निक है क्या आपके पास? हाँ नहीं सर, आपने बताया वो समझा, लेकिन हम्म। जब कॉलेज में मशीन लर्निंग पढ़ाते थे तब उसका अच्छा वो 0 1 वाला कोड वगैरह होता था ना, हार्डवेयर रिलेटेड। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग मतलब एग्जैक्ट क्या है, मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा समय दो। ओके सर, ठीक है। हाँ, अलाउ मी सम टाइम। बोलो सर बोलो। हेलो। बोलो बोलो। सर सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, मतलब सुपरवाइज कब यूज करना है, कैसे डेटा के लिए यूज करना है, और अनसुपरवाइज कैसे यार डेटा के लिए यूज करना है? वी आर कमिंग टू अनसुपरवाइज, अब तक मैंने कवर नहीं किया उसको, हम लोग आ रहे हैं उसके ऊपर। अभी हमने अभी सुपरवाइज ही देख रहे हैं हम।
सर प्रिडिक्ट हेलो करना सर। मतलब जैसे कि लाइक क्रिकेट में जैसे प्रिडिक्ट स्कोर होता है ना, राइट राइट रन। राइट, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। हम मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिकेट का स्कोर प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। Yes. नहीं सर, खेल का, प्रेडिक्शन के लिए अपन को उसको डेटा भी देना है और आउटपुट भी देना है, वो कुछ प्रेडिक्ट करके देगा, मतलब हाँ जो देखो, आउटपुट चाहिए हो। हाँ हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसका। आपको पहले मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो डम मॉडल है। डम मॉडल मतलब आप जो बताओगे उसको ही सच मानता है। फॉर एग्जांपल, आपने मशीन लर्निंग मॉडल को रिकॉर्ड्स, मतलब आपने बहुत सारा डेटा दिया, जैसे कि आपने 100 रिकॉर्ड्स दिए, उसमें हाउस का लोकेशन है, मैं हाउस का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ फिलहाल। हाउस का लोकेशन है, उसका स्क्वायर फीट एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये सब सारी चीजें हैं, और उसका प्राइस भी लिखा हुआ है वहां पे। तो एक रिकॉर्ड उसको बोलेंगे। आपने ऐसे, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वी यूज फॉर ट्रेनिंग। आपने ऐसे 1000 रिकॉर्ड दिए मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ट्रेन मतलब सीखने के लिए। दो पार्ट होते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। आपने ट्रेनिंग के लिए इतना सारा डेटा दिया उसको, और बाद में उससे मॉडल ने लर्न किया, सीखा उससे पैटर्न्स को। उसके बाद आप क्या करोगे, जब प्रेडिक्शन का टाइम आएगा, जब टेस्टिंग का टाइम आएगा, मतलब आई मीन प्रेडिक्शन का टाइम आएगा, तो आप उसको सारा का सारा इंडिपेंडेंट ही दोगे इनपुट में। आप आउटपुट वाला नहीं दोगे, वो आपको आउटपुट देगा। आपको समझा? यस सर। आपका समझ में आया होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है? ठीक है। यस सर। सर ये मशीन लर्निंग में सिर्फ ये एल्गोरिथम ही है क्या सर? yes yes, only algorithms are there in machine learning. Machine learning, this is classical machine learning, ठीक है? ओके। ओके। सर एग्जांपल अंडरस्टूड नहीं हुआ। हाँ रुको, थोड़ा सा, इतना जल्दी समझेगा नहीं। मेरा जब मैं सीख रहा था तो पूरा मशीन लर्निंग खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को मशीन लर्निंग समझा था। तो इट्स ओके, सबके साथ ऐसा ही होता है, बट जितना आ रहा है उतना कैच करो, ठीक है? इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने स्टार्ट में बोला आपको, थोड़ा रुको, स्टार्ट एक एक करके आपको समझेगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम फॉर दिस, ओके? क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। उसको टाइम लगता है, क्योंकि पाइथन में ही आप लोग इतना परेशान हो गए, मशीन लर्निंग में तो डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी। तो इट्स नेचुरल एक्चुअली, हर कोई आईटी वाला तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए बस समझ लो कि कुछ एल्गोरिथम्स है जो सुपरवाइज्ड है। मैं ये सब में नहीं बताने वाला अभी। हम जब पढ़ेंगे टॉपिक, जैसे हर किसी पे हमारा चैप्टर है, तब उसको अच्छे से देखते हैं। अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अनसुपरवाइज्ड में आते हैं। अभी जैसे एक किसी स्टूडेंट ने बोला कि अनसुपरवाइज्ड कब यूज करते हैं और सुपरवाइज्ड कब यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अनसुपरवाइज्ड तब यूज करते हैं जब हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं है, लेबल्स नहीं है डेटा में। जैसे क्लस्टर ऑफ समथिंग है, ठीक है? जैसे कि आपको कुछ डेटा दिया है, और जैसे कि चलो मैं आपको बताता हूँ, 4 फ्रूट्स है, 3 रखते हैं, 3 फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना है, जैक फ्रूट है, ठीक है? आपको उसका शेप से रिलेटेड डेटा है आपके पास। शेप क्या है उसका, उसका कलर क्या है, वो खाने में कैसा है, स्वीट है, सोर है, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। आपको एप्पल का रेड लिखा है, बनाना का येलो लिखा है, जैक फ्रूट का ग्रीन वगैरह कुछ लिखा है, इसका साइज लिखा है मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ऐसा कुछ डेटा सेट है आपके पास। आपको के मींस क्लस्टरिंग आप यूज कर रहे हो, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। वहां पे लेबल्स नहीं है आपके पास, आपको प्रेडिक्ट करना है उसको, ठीक है? हम पढ़ेंगे के मींस क्लस्टरिंग में। मींस लेबल्स नहीं, आप ऐसे क्लस्टर बन जाते हैं और आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि किस चीज के बारे में बात चल रही है। अब फिलहाल इतना समझो, जब आपके पास टारगेट कॉलम नहीं है तब उसको अनसुपरवाइज्ड बोलते हैं। जब आपके पास टारगेट कॉलम है या फिर लेबल है, फाइनल जो डिपेंडेंट कॉलम है वो है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, उस पर यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड विद डेटा सेट्स विदाउट लेबल रिस्पॉन्सेज। जैसे हाउस प्राइस हो गया, ये सब लेबल है, ये नहीं होगा उसमें, ठीक है? द गोल हियर इज टू इन्फर द नेचुरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विथिन अ डेटा, विथिन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। उसके डेटा को ही समझना, उसके नेचुरल स्ट्रक्चर को ही समझना, ठीक है? इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है? कॉमन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स इंक्लूड क्लस्टरिंग, जैसे मैंने आपको बोला क्लस्टर्स बनाना। लाइक के मींस हियरार्किकल भी एक उसका टाइप है, डीबी स्कैन भी एक टाइप है क्लस्टरिंग का। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने कुछ एप्पल्स, कुछ फ्रूट्स का एग्जांपल लिया। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम ग्रुप आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड दो, मतलब
हर एक क्लस्टर, हर एक ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटीज होगी जिसके बेसिस पे हम उसको क्लस्टर कर सकते हैं, ठीक है। Association, these algorithms find rules that describe large portion of our data set such as market basket analysis। पता तो क्या होता है। कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए इसका रियल टाइम एग्जांपल है, बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। विल सी पीसीए जो है वो कुछ नहीं है, वो बस हम वो कम कर रहे हैं उसको, वो देखेंगे उसके टाइम देखेंगे, अभी रहने दो उसको, उसका जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। ये बस डायमेंशंस कम करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे डायमेंशन है, 30 डायमेंशन है, तो 2-3 डायमेंशन ला के दे देगा हमको, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। कॉलम 30 कॉलम को 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा पीसीए, उससे हमारा कंप्यूटेशनल रिसोर्स और बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी बच जाता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, कस्टमर सेगमेंटेशन, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन करना है मतलब कस्टमर की बिहेवियर के ऊपर से आपको हर कस्टमर का कुछ जैसे मॉल वाले डेटा लेते हैं कि इसने क्या खरीदा, इसका नाम वाम भी लेते, थोड़ा डेटा कलेक्ट करते हैं अपना वो, ठीक है। वो कस्टमर को सेगमेंट करते, बहुत सारे पैरामीटर्स आप कस्टमर को सेगमेंट कर सकते हो, जैसे कि लो बजट बायर बोल सकते हो, या मीडियम बजट बायर बोल सकते हो, या ज्यादा बजट का जो बायर होता है। ऐसे 3 सेगमेंट भी आप कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ मच अमाउंट यू स्पेंड। तो आप वो लोग देखते हैं कि क्लस्टर बना सकते हो कस्टमर सेगमेंटेशन का बेस्ड ऑन उसने कितना उसका बाय करने का पैटर्न पे भी कर सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं जो मॉल में जाके कपड़े बहुत खरीदते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, कुछ लोग फूड कोर्ट की तरफ ज्यादा होते हैं, कुछ लोग गेमिंग वाले होते हैं। उस तरह से भी कस्टमर सेगमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मतलब उसको हम सेगमेंट करते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। से बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो बिजनेस को समझने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कंपनी यूज करती है, ठीक है। ओके, सो हम देखेंगे इसको केमिस्ट क्लस्टरिंग के टाइम पे। फिलहाल इतना समझो, इसमें लेबल्स नहीं होते, उसमें लेबल्स होते हैं। टारगेट कॉलम इसमें नहीं होता है, उसमें होता है फर्स्ट वाले में, ठीक है। ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दिस नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आल्सो। लेकिन ये कंसेप्ट जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये पेनल्टी और रिवॉर्ड के ऊपर है। इतना बता देता हूं आपको कि जैसे रोबोट है, इसका उसमें ज्यादा एप्लीकेशन है। उसको आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे आपने बॉल फेंका, उस रोबोट को बोला लेके आओ, ठीक है। अगर उसने बॉल ही लेके आया तो उसको प्लस पॉइंट मिलता है, जिसको रिवॉर्ड बोलते हैं। अगर वो कुछ और चीज लेके आ गया या नहीं लेके आया तो पेनल्टी मिलता है। कंटिन्यूअसली मॉडल को समझता है कि अगर वो पेनल्टी अवॉइड करने की कोशिश करता है और रिवॉर्ड्स लेने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, बस बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली उसका फोकस होता है रिवॉर्ड्स बढ़ाने पे, इसलिए वो समझता है कि ये काम करता हूं तो मुझको पेनल्टी मिलती है, ये काम करता हूं तो मुझको रिवॉर्ड मिलता है। कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस उसका कंटिन्यूअसली। So reinforcement learning algorithm learns to make sequence of decisions. The algorithm learns to achieve a goal in an uncertain, potentially complex environment. In reinforcement learning, an agent makes decision by following a policy on which actions to take. जैसे मैंने आपको बताया, and it learns from the consequences of these actions through rewards and penalties. रिवॉर्ड मिल रहा है मतलब जो कर रहा है सही कर रहा है, आगे भी वही करना है। पेनल्टी मतलब मिला है मतलब ये काम मुझको आगे नहीं करना है, ये गलत काम है। दिस इज हाउ इट लर्न्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं इसको, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा बताया मैंने, हम स्लोली थोड़ा सा 10 एल्गोरिथम्स, पहले 3 एल्गोरिथम्स वी हैव टू टेक वेरी स्लोली। उसके बाद आप कैच कर लोगे उस पाइपलाइन को कि क्या क्या प्रोसेस हो रही है फॉलो। जो भी 4-5 स्टेप है, हम कैसे कर रहे हैं उसको, कैसे हमने ट्रेन किया, डेटा सेट को लोड किया, कैसे मिसिंग वैल्यू देखी, कैसे हमने उसको ट्रेन किया, कैसे हमने उसको टेस्ट किया, कैसे उसको इवेल्युएट किया हमने। तो ये पार्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। मैं आपको पाइपलाइन बता देता हूँ। सर ये मशीन लर्निंग का अलग है क्या, नोट मतलब नोट्स? मशीन लर्निंग अलग से मैं आपको शेयर कर दूंगा वो पूरा फोल्डर, ठीक है। ओके। थोड़ा सा देखो, ये मशीन लर्निंग का लाइफलाइन है। ये आपको इंटरव्यू में कभी पूछते हैं तो आपको यू शुड बी एबल टू से, ठीक है, कि पाइपलाइन कैसा होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो बताता हूँ आपको। हमारा जो काम है वो मेजरली ये वाला जो पार्ट है ना, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, ये डेटा इंजीनियर्स जनरली करते हैं। उनको इसीलिए हायर करते हैं ताकि डेटा ला सके वो। अब चाहे वो
कहीं से भी लाए, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग करके लाए या किसी एपीआई से लाए, एयरफ्लो यूज करे, स्नोफ्लेक यूज करते हैं, वो लाते हैं, ठीक है, ETL वगैरह यूज करके लेके आते हैं। हमारा काम EDA से स्टार्ट होता है, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन हम करते हैं। आपको ठीक से बताता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स का डेटा प्रेडिक्ट करना है, सेल्स प्रेडिक्ट करना है कि मैंने मार्केटिंग में कुछ पैसे खर्च किए, मैंने कुछ पैसे डिजिटल मार्केटिंग में खर्च किए, मैंने कुछ पैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए, मैंने कुछ पैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में खर्च करे, कुछ मैंने न्यूज़पेपर में खर्च किए। ऐसे 4-5 जगह पे मैंने खर्च किए पैसे। डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, टीवी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक। इस तरह की कुछ चीजों में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। रेडियो भी हो सकता है। ETL is part, yes exactly, ETL is whole soul part of data engineering। अलग सिलेबस है वो उसका। आपको अगर चाहो तो राहुल सर शायद स्टार्ट करने वाली डेटा इंजीनियरिंग, आई थिंक 1 नवंबर से। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में क्यूरियोसिटी था वो भी मतलब सीख सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट। एक सब चीज का मास्टर बनने से अच्छा है कि एक चीज का मास्टर बनो, वो ज्यादा अच्छा है। एक ही चीज पे फोकस करो, आइदर एनालिस्ट, इंजीनियरिंग और साइंस, तीनों को जम्बल अप करने की जरूरत नहीं है। पूछेंगे नहीं, आप रेज्यूमे मेंशन ही मत करना मैं आई एम ए डेटा साइंटिस्ट, दैट्स ऑल। आप 2 लोगों का काम एक इंसान से नहीं करा सकते, ठीक है। तो ठीक है, तो हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मुझको देखना है कि मैंने इतना इतना पैसा खर्च किया है, तो मेरा सेल्स कितना हुआ, ठीक है, मुझको प्रेडिक्ट करना है वो। तो मैंने कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिया मेरा। देखो, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जो आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, खराब डेटा दोगे खराब आउटपुट आएगा, गलत डेटा दोगे गलत प्रेडिक्शन होगा। अच्छा ऑथेंटिक, लीन, रिलायबल ऑथेंटिक डेटा दोगे तो ऑथेंटिक आउटपुट आपको आएंगे, अगर आपने मॉडल अच्छे से ट्रेन किया है तो। जनरली मॉडल वगैरह तो अच्छे से ट्रेन हो जाता है, डेटा का इशू चलता है, ठीक है, डेटा अच्छा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने जैसे कि इसमें खर्च किए कुछ पैसे और आपको वहां पे सेल्स का डेटा दिख रहा है, इतने CR का सेल हुआ, इतने CR आपने इन्वेस्ट किए, इतना CR का आपको प्रॉफिट हुआ, या इतना CR का आपका सेल्स हुआ। टारगेट कॉलम में जो लिखा रहेगा, आपको अब तक समझ में आ गया होगा डिपेंडेंट कॉलम या टारगेट कॉलम या लेबल क्या होता है, राइट। अब तक तो उतना समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखेंगे डेटा में भी देखेंगे, समझेगा। कॉलम है बहुत सारे जो इनपुट वाले हैं, और एक फाइनल कॉलम है जो आउटपुट वाला है, जो हमको प्रेडिक्शन बताता है। ट्रेनिंग के टाइम पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड देते हैं अलॉन्ग विथ लेबल, ताकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझ पाए कि जब इतने इतने पैसे यहाँ पे खर्च किया तो इतना इतना सेल्स हुआ था इसका, इस कंपनी का। ऐसे एक रो मतलब एक डेटा हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया। 100 रोज मतलब 100 रिकॉर्ड्स हो गए, 100 रिकॉर्ड्स हो गए, 100 रोज हो गए। जनरली हम कुछ 2-4 लाख यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए, अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए कम से कम 50,000 की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। अगर आपने दिया डेटा, उसके बाद आप टेस्ट करते हो उसको, उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करते हो। जब प्रेडिक्शन का टाइम आता है तो आप सिर्फ मैं आपको कल बताने वाला हूँ एक प्रोजेक्ट रन करके कि हाउ इट लुक्स लाइक। जो फाइनल UI होता है मैंने बनाया है, मैं आपको बताऊंगा हाउ द UI लुक्स लाइक। मे बी आप बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको डेटा भी बता दूंगा हाउ डेटा लुक्स, हाउ इट इज देयर। एक 5,000 डेटा का सैंपल बनाया मैंने, ठीक है। प्रोजेक्ट वो आपको मिलेगा ही, वैसे भी मैं आपको बस बता दूंगा ताकि आपको समझे कि कर क्या रहे हम लोग, ठीक है, ओके। तो फिर वो मॉडल सीखता है और वो प्रेडिक्ट करता है। मॉडल विल लर्न एंड इट विल प्रेडिक्ट, ओके। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू में अगर आपको पूछते बाय चांस तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो बताइए। मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तब बताऊंगा आपको मैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे हम। करना क्या है हमको, क्या प्रेडिक्ट क्या करना है। जैसे हमको सेल्स का डेटा प्रेडिक्ट करना है कि हमने इतने इतने पैसे खर्च किए तो हमको हमारा इतना सेल्स हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक और होता है कि इस बंदे का नाम क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका इनकम क्या है, ये इसके ऊपर कितना डेप्थ है, इसके घर में कितने डिपेंडेंट्स इसके ऊपर, इसका खुद का घर है कि नहीं है। उससे इस पे मैंने रियल में काम किया हुआ है। सिमिलर चीज आपको मैं देने वाला हूँ। सिविल में मैंने काम किया इस चीज के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर प्रीवियसली। तो वो बताता है आउटपुट कॉलम की कितना रिस्क है इसको लोन देने में, लो रिस्क है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, कितना परसेंटेज भी प्रेडिक्ट करता था वो, कितना रिस्क है इसको लोन देने के लिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो सिविल्स को जब आप देखते हो वो पीछे बैक एंड में मशीन लर्निंग काम कर रहा है, ओके। दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड GenAI नाउ, ओके, ठीक है। तो EDA
का हम देखेंगे क्या है, कैसे डेटा मिसिंग वैल्यूज वगैरह देखते हैं यहाँ पे, उसको विजुअलाइज करके देखते हैं। बॉक्स प्लॉट हमने देखा था, आपको याद होगा, स्कैटर प्लॉट से बना बना के देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं डेटा को। यहाँ पे सेलेक्ट करते फीचर सिलेक्शन में कि कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा दो। अननेसेसरीली मॉडल को कॉम्प्लेक्स हेवी नहीं बनाना है। उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मॉडल हमको यूज करना चाहिए। 4-5 मॉडल देखते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करते हैं, 4-5 को ट्रेनिंग करके एक्यूरेसी के बेसिस पे उसको चेक करते हैं, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट होने के बाद जैसे एक्जीबूस्ट मुझको लगा बहुत अच्छा है, या क्लाइंट ने ही बोल दिया, जैसे मैं एक बार जियो के लिए काम कर रहा था, उन्होंने बोला कि यही यूज करना है आपको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही यूज करना है। मैंने बोला ठीक है, तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, मतलब मैंने पर्सनली 1-to-1 काम चल रहा था, मॉडल ट्रेन किया उसको लेके। मॉडल ट्रेन के बाद मॉडल को फाइन ट्यूनिंग करना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना पड़ता है। मतलब शुरू में एक्यूरेसी कम मिलती है, 60% 65% मिलती है, उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके आपको करेंगे हम सब चीजें, आपको बस फ्लो बता रहा हूँ, व्हाट इज द पाइपलाइन, व्हाट इज द लाइफ साइकिल। तो उसका फिर जब हम पैरामीटर्स अच्छे से एडजस्ट करते हैं, जैसे रेडियो में हम गाना सुनते हैं तो हम उसको सेट करते हैं ताकि हमको प्रॉपरली एक ऐसा रेंज आ जाए जो हमको क्लियर वॉइस आए, उसी तरह से मॉडल को हम ट्यून करते हैं प्रॉपर। फिर एक्यूरेसी 85+ आने लगती है, फिर हम स्टॉप करते हैं उसको। इवेल्युएशन उसी को बोलते हैं, इवेल्युएट करते हैं हम उसको। इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसका एक्यूरेसी क्या है, उसका प्रेसिजन क्या है, उसका रिकॉल क्या है, उसका एरर कितना है, एमएसी कितना है, वो सब एमएई कितना है, वो सब पढ़ने वाले हम, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द मशीन लर्निंग मॉडल। लॉजिक अगर रिग्रेशन है तो उसका अलग है, क्लासिफिकेशन है तो उसका अलग इवेल्युएशन की मेट्रिक्स है, वो हम देखेंगे। आगे का काम डिप्लॉयमेंट का होता है। ओके, डिप्लॉयमेंट किया जाता है इस मॉडल का, उसको मॉनिटर करते हैं कि जो डिप्लॉय किया वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कस्टमर्स को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है, उसकी अलग से टीम होती है। ओके, सो ये एक लाइफ साइकिल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है मोस्टली जो हम जिस पे काम करते हैं, ईडीए हो गया, फीचर सिलेक्शन हो गया, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवैल्यूएशन। डिप्लॉयमेंट का काम इज ऑप्शनल, इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट आई विल टीच यू डिप्लॉयमेंट। ओके, बता दूंगा आपको CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। मॉनिटरिंग वगैरह का काम वो दूसरी टीम संभालती है, ओके, वो हमारा काम नहीं होता, ठीक है। सो ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज हमने देखा, बेसिक्स देखे, उसको समझने की कोशिश की। तो प्लीज टेल मी व्हिच एल्गो वी विल लर्न फ्रॉम फॉर प्रिपरेशन, व्हिच एल्गो। हम 10 एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन टिल PCA, ओके, जो मैंने आपको बताया। सर बोलो बोलो, हाँ, आई एम लिसनिंग टू यू। ना सर, इंटरव्यू में सिर्फ थ्योरी पूछते हैं या ऐसा कुछ? ओनली थ्योरी। वो भी मोस्टली नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि अभी कंपनी इज नॉट वर्किंग ऑन ML। सो अगर पूछते भी है तो आपको एल्गोरिथम थ्योरेटिकली पूछेंगे, नॉट कोडिंग। ओके ओके सर, थैंक यू। यस, ओके, ठीक है गाइस, आई हैव अनदर लेक्चर नाउ। Sir, please share the notes on the group. Yes, I will I will upload that folder directly, ML folder. Yes. Yes. Thank you. Yes.